जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। दिल्ली में हैं हम, और ये जो तमाम महिलाएं पीछे दिख रही हैं, ये डिप्राइव सेक्शन से ताल्लुक़ रखती हैं। इसमें दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं जो ज़मीनी स्तर पे जाके समाज के बीच में काम करती हैं। समाज की महिलाओं के जो मुद्दे होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनके बारे में बात करती है। एक 4 दिन की कार्यशाला है यहाँ पे, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तर प्रदेश से महिलाएं आई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वेब फाउंडेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, और जो मंजुला प्रदीप हैं और उनकी जो पूरी टीम है वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस वर्कशॉप को उन्होंने लिया है। और ये तमाम जो महिलाएं हैं ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस से ताल्लुक़ रखती हैं। कई लोग इंडिपेंडेंट काम करते हैं। आखिर क्या है इस समाज की समस्याएं, ज़मीन पर किन मुद्दों से हमारे समाज की महिलाएं लड़ रही हैं, और इन लोगों को क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ती है, इन तमाम मसलों पे हम बात करेंगे। हाँ जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम उर्मिला है। मैं यूपी के चित्रकूट जनपद से हूँ और दलित महिला समिति का संगठन चलाती हूँ। मैं दलित महिलाओं के साथ छुआछूत भेदभाव को लेकर के काम करती हूँ लंबे तो क्या समय से। मुश्किलें आती है उर्मिला जी? कब से आपने काम करना शुरू किया और क्यों इस फील्ड को चुना? आपको क्यों लगा कि मुझे महिलाओं के लिए काम करना है? आई थिंक मैं खुद दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और जो मैंने अपने जीवन में छुआछूत भेदभाव का स्ट्रगल झेला है, और मुझे लगा कि मैं अपने समुदाय के लिए काम करूं, इसलिए मैंने इस काम को चुना है। और मुझे अच्छा लगता है इन सब के साथ में काम करना और इनके मुद्दों पे एक साथ होकर के आवाज़ उठाना, और जो मैं हमेशा से करती आई हूँ, आगे भी करती रहूँगी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीमा गौतम है, और मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ, और मैं महिला उत्पीड़न पे काम करती हूँ। आपने क्यों चुना इस फील्ड को? क्यों लगा कि हाँ, इस मुद्दे पे काम करना चाहिए? मैं खुद ही एक दलित महिला हूँ, और कहीं ना कहीं मैं भी पीड़ित हूँ, और जब मेरे साथ लोग नहीं खड़े हुए तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे बहनों के लिए कोई ना कोई आगे आना चाहिए। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो उनको न्याय नहीं मिलेगा, जिस तरह से मुझे नहीं मिला। इसलिए मैंने ये फील्ड चुना। आप बताएं। जी, मेरा नाम रीना राम टेके है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और मैं आदिवासी क्षेत्र में काम करती हूँ। कहीं ना कहीं हम भी हिंसा का शिकार हुए हैं, क्योंकि ये जो समाज है पितृसत्तात्मक समाज है, और ये पितृसत्ता हम महिलाओं को आगे आने से रोकती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारा जो समाज पितृसत्ता है और महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है, ये पितृसत्ता को हम तोड़ना चाहते हैं, ताकि हम महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आएँ और अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपने अधिकार और अपने हक के लिए हम लड़ सकें। अच्छा, तो कुल यहाँ पे 10 टेबल लगे हुए हैं, और अलग अलग जो जगहों से महिलाएं आई हैं वो बैठी हैं। हाँ, आप कब से काम कर रही हैं? मैं 2006 से महिला नाम, मुद्दों। अपना परिचय। मेरा नाम कविता है, मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ, और मैं 2006 से महिला मुद्दों पर काम कर रही हूँ। किस खास समाज के लिए आप काम करते हैं? दलित और मुस्लिम महिलाओं के लिए। क्या चुनौतियां हैं समाज में जब आप लोग काम करने जाती हैं, तो किस तरह की मुश्किलें आती हैं? और अभी जो इस समाज की महिलाएं हैं जो अपनी परेशानियां लेके आपके पास आती होंगी, क्या मुद्दे हैं? जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि उन महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनकी आवाज़ को, उनके जो उनकी कहना चाहती है उनकी बात को सुना नहीं जाता, ना घर में ना समाज में। और जो उनके सपने हैं, जो उनका मन है, उनकी इच्छाओं को कहीं ना कहीं दबाया जाता है, जिससे कि वे बाहर नहीं निकल पाती। ये हमारी चुनौती सबसे ज़्यादा है। जी, आपका आप बताएं। मेरा नाम गीता है, मैं गुजरात से आई हूँ, और मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ, दलित महिलाओं के लिए। गुजरात में क्या स्थिति है दलित महिलाओं की? वहाँ सुना है कि बहुत एक बड़ा राज्य है गुजरात, वहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं हमारे यहाँ, तो वहाँ से अत्याचार खत्म हो गए हैं, चूँकि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उसी राज्य से आते हैं। नहीं, हमारे गुजरात में वो दलित और महिलाओं पर वो खतरा है, वो अभी बंद नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री तो गुजरात से है, पर लेकिन ये गुजरात में काम नहीं करते, क्योंकि ये देश विदेश में जाते हैं गुजरात। आप ये बताइए कि गुजरात में ध्यान नहीं देते। गुजरात पे ध्यान दें, ठीक है। आप ये बताइए कि सबसे बड़ी समस्या क्या है जो दलित, मुस्लिम, आदिवासी महिलाएं उनके लिए, और आप किसके लिए काम करती हैं?
मेरा नाम गीता है और मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। मेरा जो काम है दलित और मुस्लिम महिलाओं के साथ है। सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ पे जो मुद्दा है यौन हिंसा का है। जैसे 2013 में दंगा हुआ तो उसमें महिलाओं के ऊपर इतना रेप केस इस तरीके का मामला है, तो आज भी इस तरीके से डर के रहती है वहाँ पे महिलाएं कि उनके साथ कोई घटना ना हो जाए। अगर हम इस चीज़ पे बात भी करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है उस क्षेत्र में। और पुलिस का क्या रवैया रहता है जब आप लोग जाते हैं? हाँ, पुलिस का ये रवैया है कि अगर उनके पास कुछ केस लेके भी जाते हैं तो ये है कि उन्हें ये कहते हैं अरे ये तो ऐसी ही है, इनका तो यही काम है कि इस तरीके का केस कुछ नहीं, मनगढ़ंत कहानी बनाती है और इस तरीके से हम दूसरे आदमी को फंसाती है। तो अगर कोई छेड़छाड़ का मुद्दा भी होगा, कोई लड़की या महिला लेके भी जाएगी तो उसे बाहर से बाहर ही निकाल के फेंक देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं जा, हम नहीं, बाहर से बाहर ही, मतलब उसे सॉर्ट आउट करने के लिए प्रेशर बना देते हैं उस पर कि ये कुछ भी ना करे और कुछ भी, मतलब अगर उसे मतलब डराने का, धमकाने का, उसे रिश्वत देने का, ये सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। तो इसलिए उन महिलाओं की और उन बच्चों की आवाज़ नहीं उठाई जाती। आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम मीना है और मैं उत्तर प्रदेश कुशीनगर ज़िले से हूँ और मैं भी दलित, मुस्लिम और जो मुसहर समुदाय है उनके बीच में काम करती हूँ। और मैं यौनिक हिंसा, जो जातिगत हिंसाएं हो रही हैं लगातार, जो हमारे यूपी में बढ़ रही हैं, और कुशीनगर ज़िले में जो लगातार 2 दिन 3 दिन के बाद 2-4 केस तो आना अनिवार्य है। तो जो जातिगत यौनिक हिंसाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ जो हिंसाएं हो रही हैं, उन पे मैं काम करती हूँ, उन्हें न्याय दिलाने का काम करती हूँ। कुशीनगर क्षेत्र की ही घटना है और मुसहर समाज की ही शायद घटना है कि मुख्यमंत्री योगी जी गए थे, उनको साबुन दिया गया था नहाने के लिए पहले कि साफ हो जाने। तो मुसहर समाज की स्थिति बहुत ख़राब है, दलितों के भीतर भी। तो उनकी स्थिति अभी क्यों नहीं सुधर रही है? आप उनके बीच में काम कर रही हैं, तो क्या मुश्किलें हैं? क्योंकि समाज सारा धीरे धीरे बढ़ रहा है दलित समाज, लेकिन मुसहर कम्युनिटी क्यों पीछे छूट गई है? इसका बहुत सी बातें हैं, क्योंकि एक तो उनको क्या बोलना चाहिए, राजनीतिक तरीके से उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। क्योंकि जहाँ तक सभी को पता है कि वो एक ऐसा समाज है जो सबसे ज़्यादा मुख्यधारा से कटा हुआ है और कहीं ना कहीं उनके अंदर जो भुखमरी वाली समस्या आती है तो वो उनसे जूझ रहे हैं और अपने अधिकारों को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, न जान पा रहे हैं और ज़्यादातर वो निरक्षर हैं। हम जिधर चाहेंगे उधर उनको मोड़ सकते हैं और उनके दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो वहाँ के सामंतवादी सोच वाले हैं, जो मनवादी सोच वाले हैं, जो लगातार उनके दिमाग को वॉश करते रहते हैं कि बस उनका जीवन जो है बस वहीं तक है जहाँ तक वो सीमित हैं। जितनी उनकी जाति है वही, उससे वो बाहर नहीं निकल सकते। और उनको कहीं ना कहीं अगर हम लोग जाते हैं समझाने या कुछ भी, तो बस उनके अंदर ये रहता है कि अरे वो क्या देंगे, तुम्हारे बीच आते हैं, अपना भाषण दे के चले जाते हैं और तुमको क्या देते हैं। तो क्या देते हैं आप लोग उनको, किस तरीके से समझा पाते हैं? मेरा नाम सुशीला राठवा है और मैं छोटा उदयपुर जिला गुजरात से हूँ और मेरा काम है आदिवासी महिलाओं है उनको आगे ले आना। आदिवासी में जो भी अनपढ़ लोग हैं वो आगे आते नहीं है, तो उनको आगे लाने का काम है मेरा। तो उनको आप लोग क्या कह के समझाती हैं? कितना मुश्किल होता है समझाना? आदिवासी जो लोग हैं घर में से बाहर नहीं निकलते और उनको समझाते हैं आप आगे आओ और आगे बहनों की लड़ाई है वो आगे आने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा, ठीक है। और एक जैसे पुलिस के रवैये की बात आई और चुनौतियां तमाम फील्ड में काम करते हुए इनको देखने को मिलती है। आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है महिलाओं की? छत्तीसगढ़ में सर बहुत स्थिति खराब है महिलाओं की। अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम फुलमणि है और मैं मानुषकी जो संस्था है उसमें टीम कोऑर्डिनेटर का वर्क करती हूँ महिला हिंसा के मुद्दों पर। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखते हैं तो महिलाओं की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि सबसे पहले उनके ऊपर यही बात है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकती, उनको सिर्फ घर के कामकाज तक ही सीमित रखा गया है। और जैसे मैं फील्ड पे जाती हूँ तो मैंने अभी तक देखा है हर तीसरे घर में घरेलू हिंसा होती है। और शराब जो है, जो पति लोग शराब पी के प्रताड़ित करते हैं वो अलग से, मतलब उनके ऊपर हिंसा तो होती है, वो ये तक नहीं समझ पाते कि ये हमारे ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है। उनको लगता है कि ये तो साधारण है, ये तो पति का हक है, शराब पीते हैं, है ना, हमें मारपीट करते हैं, कोई बात नहीं, ये चलता है। तो वो इस हद तक उनकी मानसिकता ही नहीं पहुंची अभी तक कि वो जाकर अपनी हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। तो ये स्थिति है वहाँ।
जब आप लोग काम करते हैं, महिलाओं के बीच में जाते हैं समझाने, तो घर के पुरुषों का क्या एक स्टैंड रहता है? वो लोग सहयोग करते हैं कि चलो समझाने आई है, तुम्हारी महिलाएं समझदार होंगी, या फिर वो लोग अपोज करते हैं? जब हम छोटादे अपना परिचय। मेरा नाम है कपिलाबेन नजरूभाई नायका। मैं छोटादेपुर जिले की हूँ। आदिवासी महिलाओं के जागृति का काम करती हूँ। उसमें कौन से स्टेट से? छोटादेपुर जिले, स्टेट गुजरात से। गुजरात। उसमें जो मैं महिलाओं को जागृति का काम करती हूँ, तो वहाँ से हमारे यहाँ जो पुरुष है वो ऐसा बोलता है कि ये लड़की है, ये क्या करती है, वो तो महिलाओं को लड़ाने की काम करती है, तो उसकी मीटिंग में नहीं जाना। मैं तो मेरे जो बहनों है उसको हर महीने में तालीम देती हूँ, और मेरे यहाँ पे उद्योग सीवन क्लास भी चलाती हूँ। उसमें भी मैं बहनों को जागरूक करती हूँ। वो अपना प्रश्न है तो वो जाते ही लड़ सकते हैं। हम ऐसे काम करते हैं। हमारे यहाँ पे जो ये मोदी सरकार है, उसमें तो हमारे आदिवासियों को बहनों जो लड़ते हैं तो उसको मारपीट करके बंद करा देते हैं। आप उसको लोगों के साथ मारपीट होती है? आदिवासी वो जंगली है, वो नक्सलवादी है, उसको बाहर निकाल दो, ऐसे हमारी बहनों पर मारपीट भी होती है। आपका नाम क्या है? हाँ, दीपमाला, मैं इस उम्र में आप सोशल वर्क से कैसे जुड़ गई? आपको क्यों लगा कि आपको इस फील्ड में काम करना है? सर, मैं स्वच्छकार समुदाय से बिलोंग करती हूँ, और बचपन से लेके जब से मैं बड़ी हुई पढ़ाई करी तो समाज में एक कहाँ तरीके तक से पढ़ाई की आपने? एमए मैंने किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव रहे जब हमारे साथ जातिगत हिंसाएं भी होती है और भेदभाव भी होती है। खासकर जब हमारे घर की महिलाएं जब महिला ढोने का काम करने जाती थी तो उनके साथ बहुत ऐसी भारी संख्या में छेड़छाड़ भी होती थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके साथ ये जो हिंसा हो रही है इसके खिलाफ वो आवाज़ भी उठा सकती हैं। और काफ़ी महिलाओं की ज़िंदगी इसी में दब के रह गई क्योंकि उनको जागरूकता ही नहीं था। तभी से मुझे लगा कि मुझे अपने कम्युनिटी में जो ये जातिगत भेदभाव है और छुआछूत जो हमारे समुदाय के साथ किया जाता है, गांव स्तर पर या किसी भी स्तर पे हमारी बिरादरी को एक पर्टिकुलर पेशे से जोड़ के देखा जाता है। तभी से मैंने सोचा कि मुझे अपने समुदाय के लिए काम करना है, और वे फाउंडेशन के साथ में मिल के मैं काफ़ी कुछ कर पाई हूँ समुदाय के लिए। आप पढ़ी लिखी हैं, एमए पास हैं। आप ही की कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। तो यहाँ तक पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या, मतलब ये समाज निकल के क्यों नहीं आ रहा है आगे? क्योंकि दलितों में भी समाज की स्थिति काफ़ी अभी बुरी है। समुदाय को एक तो समुदाय में अगर निकलने की चुनौती है तो मैं तो ये कहूँगी कि कुछ जो पुरुषवादी सोच है वो हमारे समुदाय की महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही, और जो समाज की हमारी संरचना है जिसमें जाति व्यवस्था इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उनको कहीं मौका नहीं दिया जाता है। तो ये दोनों ही एक चुनौती है, हाँ, जिसकी वजह से दिक्कत आप है। कहाँ से आई हैं? जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं बिहार पटना से हूँ और मेरा नाम शबीना परवीन है, और मैं भी दलित आदिवासी मुस्लिम समुदाय पे वहाँ पे काम करती हूँ। और जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं अपनी कम्युनिटी में जहाँ तक देखती हूँ कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को है ना एक दायरा मेंशन कर दिया जाता है कि आपको यहाँ तक रहना, अपना पढ़ाई वगैरह को लेकर के भी ज़्यादा नहीं पढ़ना, पढ़ के क्या करना। ये सपोज़ अगर एक भी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उस बेस पे सारी लड़कियों को रोक दिया जाता है, चाहे वो क्वालिफ़िकेशन के मामले में हो, जॉब के मामले में हो, नहीं आपका ये काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पे देखी। प्लस है कि बहुत सारी हैं कि पढ़ाई को लेकर के हो रहे थे कि फाइनेंशियली वो लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि बाहर निकल के आए, और हमने भी बचपन से बहुत सारी चीज़ें फेस की एक माइनॉरिटी के नाम पे, जो कि हम लोग को माइनॉरिटी में रखा जाता है। तो उस बेस पे माइनॉरिटी में लेकिन हम लोगों को वैसी फैसिलिटी दी नहीं जाती। बहुत सारी चीज़ें हम लोग के लिए हैं जो मुस्लिम समुदाय को मिलनी चाहिए लेकिन मिलती नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी, और मैं इसके लिए मैं किसी और को नहीं, मैं खुद अपने समुदाय के लोगों को भी इस चीज़ के लिए ब्लेम करती हूँ, क्योंकि वो हमारे समुदाय के लोग हैं और हम हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम तक नहीं पहुँचा पाते हैं। कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो इसके लिए मैं किसी और को नहीं ब्लेम करूँगी, अपने समुदाय के लोग को ब्लेम करूँगी। हम अपने समुदाय को नहीं लेके आगे बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा? बिल्कुल। और एक बड़ी चुनौती ये होती है कि दो तरह की बातें होती हैं। एक तो यौन हिंसा होती है जिसमें तमाम अलग अलग जाति धर्म वर्ग के लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती जो घरेलू हिंसा होती है या फिर इस तरह की चीज़ें, ये भी इस समाज के भीतर लगातार देखने को मिलती है। इसमें जो दलित आदिवासी या फिर मुस्लिम समाज की महिलाओं की जो स्थिति है,
इस पे घर वाले कितने जिम्मेदार हैं इस खुद के समाज की महिलाओं की स्थिति के लिए, और बाहर के लोग कितने जिम्मेदार हैं? मेरा नाम गौरी सिंगल है और मैं गुजरात राजकोट से हूँ। वैसे तो घर के परिवार के लोग ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि मैं दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और दलित महिलाओं के मुद्दे पर काम करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर परिवार के लोग बहुत ही बड़े उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसे शिक्षा से वंचित किया जाता है, और कोई भी हो, कपड़े से लेकर पहनावे से लेकर सब कुछ उसे बांध दिया जाता है, उसे बाहर निकलने का भी हक नहीं होता। तो उसमें परिवार वाले शामिल होते हैं, समाज वाले शामिल होते हैं, सबसे पहले परिवार वाले ही वो होते हैं। आप कितने सालों से काम कर रही हैं? मैं 10 सालों से काम कर रही हूँ और मेरा नाम शर्मिला चावड़ा है। मैं गुजरात से हूँ, राजकोट से हूँ। और मैं 10 सालों में सबसे बड़ी चुनौती कब आई आपके सामने? कोई ऐसी घटना जिसके लिए आपको लड़ना पड़ा हो सबसे ज़्यादा? जी, हमारे गुजरात में 2-3 मुद्दे ऐसे आए हैं, जो थान का मुद्दा है, जो उन्ना की जो घटना है, और अभी हमारे जो जामकंडोरा तालुका है वहाँ चरेल की जो घटना है, वहाँ हमारी एक दलित बहन को बेरहमी से मार दिया था। तो इस तरह से घटना हो रही है। जो प्रशासन है, ये जो सरकार है, वो बड़े बड़े स्लोगन बना देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए ये करो वो करो, लेकिन ये जो स्लोगन है उसके ऊपर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन महिला जो है वो गुजरात में भी आज भी सुरक्षित नहीं है, और वो अभी भी वो जातिवादी मानसिकता, जो सामाजिक जातिवादी मानसिकता है, उसका वो भोग बन रही है और आगे नहीं आ पा रही है। और इस सोच को हमें बदलना है, समाज में बदलाव लाना है। बिल्कुल। जब आप लोग ज़मीन पे जाते हैं काम करने के लिए, तो किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं? आप लोग के पास इन्फॉर्मेशन कैसे आती है और किस तरीके से आप लोग काम करना शुरू करते हैं? आप बताएं प्लीज़। मेरा नाम भावना नारकर है, मैं गुजरात आनंद से हूँ। हम जब ज़मीन पर जाते हैं तो सबसे पहले ये मीडिया जो है वो जिन जहाँ पे जो घटनाएं होती है उनसे हमें मालूम नहीं होता, लेकिन जब हम जो गांव से कनेक्ट है वहाँ हमारी जो बहनें होती है उनसे हम मुलाकात करते हैं, तो वो हमें फ़ोन से व्हाट्सएप से मैसेज करती है और हम उनसे मिलने जाते हैं, और ज़मीन स्तर पे घटना क्या हुई है और किस तरह से FRI हुई है, किस तरह से पुलिस तंत्र ने काम किया है, और हकीकत में इन किस्सों को कहाँ दबाया जाता है, वो हम ज़मीन स्तर पर जाके उनकी छानबीन करते हैं। पुलिस की क्या भूमिका रहती है इन तमाम मसलों में? उनसे सहयोग मिलता है या फिर हर मामले में ही पुलिस का रवैया जो होता है वो नेगेटिव होता है? जी, मेरा नाम कौशल्या चौहान है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे छत्तीसगढ़ में तो ज़्यादा तक पुलिस वाले सपोर्ट करते नहीं हैं इन मामलों में। मतलब हम वहाँ तक जाते हैं तो वहाँ से हम लोग को भगा दिया जाता है कि आप लोग तो ऐसे मतलब नीच समुदाय से हो, और मैं दलित समुदाय से हूँ, और हम लोगों को तो वहाँ तक जाने भी नहीं देते। ऐसी कंडीशन है मेरे छत्तीसगढ़ में। जो घटनाएं होती हैं तो क्या महिलाएं आप लोगों को अप्रोच करती हैं या फिर आप लोग खुद किसी माध्यम से आपको पता चलता है तो आप लोग जाते हैं? ये बताइए। मेरा नाम दुर्गा दीवान है और छत्तीसगढ़ महासमुंद से हूँ, और हम लोग संगठन के माध्यम से काम करते हैं, और वहाँ जो संगठन के साथी होते हैं वो बताते हैं कि इनके यहाँ मतलब या घरेलू हिंसा है, तो या तो वो खुद बहनें आती है मतलब हमारे ऑफिस में, फिर बताती है, फिर हम उनका आवेदन करते हैं, फिर वो जो चाहती हैं उसके हिसाब से, या वो थाना जाना चाहती है तो थाने में ले जाते हैं, और अगर वो DIR करवाना चाहती है, भरण पोषण करना चाहती है, तो हम DIR करते हैं। सर, कितने मामले तमाम होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि कैसे रुकेंगी ये चीज़ें, मैंने क्या किया जाए, सरकार क्या करे, संगठन क्या करें कि ये सब चीज़ें रुक जाएं जो महिलाओं पर अत्याचार होता है, तो आपको क्या लगता है? जी, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं ज़िला बिजनौर और UP से हूँ, और मुझे ये लगता है हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, जागरूकता नहीं बढ़ाएंगे, तो आगे मैं नहीं मिलती कि हमें इंसाफ मिल पाएगा। कैसे रुकेंगी ये चीज़ें? आपने ज़मीन पे लगातार काम किया, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें रुकेंगी, कम होंगी, या फिर सरकारें चाहेंगी तो रुक जाएंगी, पुलिस प्रशासन अच्छा हो जाएगा तो रुक जाएगा? कैसे रुकेंगी? मेरा नाम मुकुल है, मैं यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले से हूँ। सर, मुझे तो लगता नहीं कि ये चीज़ें रुकेंगी, क्योंकि अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। हमेशा दलित और मुस्लिम इसको सहन कर रहा है। इसे रोकने का प्रयास किया जाए और लगातार ये प्रयास करते रहेंगे। क्यों जब भी महिला अत्याचारों की बात होती है
तो देखने में आया कि सिर्फ दलित महिलाओं को निशाना बनाया जाता है, आदिवासी महिलाओं को निशाना बनाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? मेरा नाम रानी है और मैं ज़िला मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ और मैं 2006 से काम कर रही हूँ महिला मुद्दों को लेकर के। तो यही कारण है कि सबसे पहले तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला जाता, तो पढ़ाई का अवसर नहीं। मुस्लिम समाज के लिए काम करती हैं, इस समाज के लिए महिलाओं के बीच में चुनौती क्या है? बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये पितृसत्ता जो है, तो ये पितृसत्ता इतना हावी है महिलाओं के ऊपर कि वो ना तो अपनी महिलाएं अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई कर सकती है, ना घर से बाहर जा सकती है और ना वो अपनी ज़िंदगी में कोई निर्णय ले सकती है। यहाँ तक अगर जो कोई ज़मीन ख़रीदने की बात होती है या कुछ भी अदरवाइज़ घर में कुछ भी ख़रीदा जाता है वो सिर्फ पुरुष ही ख़रीदते हैं। लेकिन हाँ, पुरुषों को ये लगता है कि हाँ यहाँ हमारा फ़ायदा है, तो वो उसमें उनके जो कागज़ हैं वो देने की बात करते हैं और देते भी हैं। तो इसलिए और चुनौती हमारे सामने सबसे ज़्यादा ये आती है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आना चाहती है, लेकिन ये पितृसत्ता है और ये समाज का जो ऐसा ढांचा बना हुआ है महिलाओं के प्रति सोच कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाएं आगे आके बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इसमें सरकार का भी और जो समाज के पुरुष है जिनके हाथ में सत्ता है वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें इस तरीके से एक संगठन बना के काम करने की ज़रूरत है। तो बहुत हैं, संगठन तो बहुत हैं, संगठन बहुत है, लेकिन जागरूक होने की ज़रूरत महिलाओं के हैं और जो जिनकी मानसिकता पुरुषों की बेकार है तो उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। वैसे मैं 2006 से काम कर रही हूँ, बहुत सारी नॉलेज मिली, लेकिन वेब फाउंडेशन से हम लोगों को ये ज़्यादा जानकारी मिली कि किस तरीके से हम अगर कोई केसेस हो जाता है जैसे जातिगत यौनिक हिंसा लेगी तो उस चीज़ को हम मुकाम तक किस तरह पहुँच सकते हैं। तो हम लोगों को एक मजबूती के साथ एक साथ महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, तब जाके ये हमें अधिकार मिल सकती है। आपको क्या लगता है कैसी चीज़ें ठीक होंगी? हमको लगता है, नाम बताएं। मेरा नाम मालती वाल्मीकि, जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से। मैं स्वच्छकार समाज से बिलोंग करती हूँ। हमको लगता है जब तक ये बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा महिला और पुरुष को, तब तक हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी और इसके लिए जिम्मेदार सरकार भी है और हमारा समाज भी है। हमारा समाज ये चाहता है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़े। भाई क्यों नहीं बढ़ें? ये तो देश में अधिकार दिया गया है, संविधान में अधिकार लिखा हुआ है, तो सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत काम किया, महिलाओं को अधिकार दिलाया। सावित्रीबाई फुले का नाम सब कोई जानता है, जिन्होंने एजुकेशन के लिए तमाम काम किए। इन लोगों की बातें भी आप लोग बताते हैं क्या जब महिलाओं को समझाने जाते हैं? उससे कोई फ़र्क पड़ता है? मेरा नाम नुसरत जहाँ है और मैं बिहार पटना की रहने वाली हूँ। मैं महिला मुद्दे पे पिछले 2005 से काम कर रही हूँ, मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय के बीच। हम लोग इसको समझाते तो हैं, लेकिन वही चीज़ है कि महिलाओं के अंदर जो मुस्लिम समुदाय या दलित समुदाय की जो महिलाएं हैं वो शिक्षित कम रहती हैं, उनके अंदर जागरूकता की बहुत कमी रहती है। हम लोग चाहते हैं कि उनको इतना जागरूक कर दें जो उनके ऊपर हो रही हिंसा वो खुद रोक सकें और जो पूरा पितृसत्ता का समाज है वो उसके अंदर वो बंदी हुई और जो घर का हमारा माहौल है वही पितृसत्ता समाज का माहौल है, उससे बाहर निकलें और अपने अधिकार को जानें। मतलब चुनौतियाँ घर के भीतर से ही शुरू हो जाती हैं पहले दिन से। मेरा नाम शमीमा परवीन है, मैं बिहार पटना की रहने वाली हूँ। मैं यूथ लड़कियों के साथ मिक्स कम्युनिटी में काम करती हूँ। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से सुधरेंगी चीज़ें? आपके पास कोई आइडिया है कि ये कर दिया जाए, ये बदल जाए, सरकारी ये कानून ला दें तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए? जी, मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ जो महिलाएं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं उनको अगर नॉलेज और जानकारी दिया जाए, उनके हक के बारे में बताया जाए तो शायद कुछ बदल सकता है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होता है, उनको क्या आरक्षण मिला वो भी उनको नहीं मिल पाता है, इसी वजह से वो घर ही में रह जाती हैं। इस तरह का जो वर्कशॉप होता है, आप पहली बार आई हैं वर्कशॉप में या फिर पहले भी आप अटेंड करती रही हैं? उससे फ़र्क क्या पड़ता है, कितना सीखने को मिलता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर सब अलग। मेरा नाम सुमन लता है और मैं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले उत्तर बस्तर कांकेर से हूँ। तो यहाँ पे हम सब अलग अलग समुदाय की महिलाएं मिले हैं, सब अपने अपने संघर्ष चुनौतियाँ बताते हैं, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इस समुदाय की महिलाओं को क्या दिक्कत है। मैं आदिवासी समुदाय से हूँ तो मैं अपने समुदाय की परेशानियाँ बताती हूँ, तो एक दूसरे से सीखने को मिलता है। वर्कशॉप से आपने क्या सीखा? 4 दिन का वर्कशॉप चल रहा है यहाँ पे। मेरा नाम अनिता है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। वैसे मैं पाल समाज से हूँ, पर मेरा मानना ये है जब तक ये जातिगत शब्द नहीं हटाया जाने का जब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे भी जाति आ जाती है वहीं पे ही स्टार्ट हो जाता है, ये दलित है, ये मुस्लिम है, तो इसलिए ये जाति ही नहीं रहनी चाहिए। जब तक जाति का भेदभाव हमारे मन में रहेगा जब तक कुछ नहीं हो सकता।
तो जाति के अलावा भी तो महिलाओं के सामने एक बड़ी समस्या है कि वो महिला है, और तमाम उस पर हिंसा इसलिए होती है क्योंकि वो औरत है, वो लड़की है। जाति तो उसके बाद में पूछी जाती है। कितना बड़ा फैक्टर है ये? सबसे पहले मैं अपना परिचय देते हुए बताती हूँ कि मेरा नाम मोनिका टुडू है और मैं बिहार के आदिवासी में संथाल जनजाति से आती हूँ और मैं आदिवासी युवाओं और महिलाओं के लिए काम करती हूँ, क्योंकि अभी समय आ गया है जिसके मुद्दे उसकी लड़ाई, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और आपने जो सवाल पूछा कि आप मुझसे फिर से अच्छा, ट्राइबल कम्युनिटी की महिलाओं को हम देखते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं जो पढ़ लिख के आगे आते हैं या फिर पढ़ने के बाद भी चाहते हैं कि वो सोसाइटी के लिए काम करें। आप कब से जुड़ी हैं और इस तरह के वर्कशॉप से कितना फ़ायदा मिलता है? अब मुझे मैं 3 साल से अपने समुदाय के लोगों के लिए काम कर रही हूँ और सबसे पहले बड़ी बात ये हो जाती है कि शहरी क्षेत्र से 100 से 200 किलोमीटर में हमारा समुदाय बसा हुआ होता है, तो उनको पूरा दरकिनार कर दिया जाता है, उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं अभी पहली बार कोई मीडिया में मैं अपने समुदाय को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि हमें मौका नहीं मिलता है। जब वहाँ मीडिया जाती है तो बस ऊपर से कुछ भी लिख के उन्हें पेपर में छाप दिया जाता है, लेकिन कभी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो मैं यहाँ पे वर्कशॉप में आज बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मिल रहा है कि किस तरीके से हम अपने समुदाय के लिए के हक के लिए लड़ सकते हैं। एक लीडरशिप की हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 चीज़ें फैक्टर होती हैं जो इंसाफ दिला सकती हैं। एक तो फैमिली के लोग साथ खड़े हों, किसी महिला के साथ कोई गलत होता है तो, दूसरा पुलिस मदद करे, और तीसरा होता है कि जब बातें मतलब मीडिया की मदद मिले। क्या मदद मिल पाती है इन सब मामलों में, पुलिस से, मीडिया से, घर वालों से? घर वाले से बोले या पूरा समुदाय से हमें मदद मिलती है, लेकिन मीडिया और पुलिस से बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि सबसे पहले उन लोगों ने आदिवासियों के लिए एक नज़रिया बना लिया, नक्सली हैं, उग्रवादी हैं, ये अशिक्षित हैं, तो वो लोग हमारे संपर्क में आते नहीं हैं। उनके लिए जो अपने नज़रिया को वो हम लोग दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारी जो आदिवासी की जो पहचान होती है वो हमारी खुद की संस्कृति से हमारी पहचान है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक खेल बोलिए या कुछ भी बोलिए, जो हमारी पहचान को विलुप्त किया जा रहा है। और फाइनली मंजुला मैम मिली हमें। मैम, ये 4 दिन का वर्कशॉप है, यहाँ आ जाइए प्लीज़। तो क्या आपको क्यों लगा कि वर्कशॉप करना चाहिए, तमाम लड़कियों को बुलाना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए, और क्या चीज़ें इनको सीखने की ज़रूरत है? वर्कशॉप मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें जो औरतें आती हैं जिनको हमने पसंद किया है कि उनकी एक लीडरशिप खड़ी हो, और ये लड़कियां धरातल में काम कर रही हैं और ऐसे समुदाय से आती हैं जिनके साथ हिंसा, भेदभाव, छुआछूत होता है। तो बहुत कम होते हैं ऐसे संगठन या ऐसी संस्थाएं जो महिलाएं जो इस समुदाय से हैं उन महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती हैं। तो और नेतृत्व का जो पूरा काम है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये महिलाएं अपनी चुनौतियों को समझें और उन चुनौतियों में से रणनीति बनाएं। तो लीडरशिप वही होती है जहाँ पर रणनीति और जो पूरा समझ है उसको साथ में रख के हम एक ऐसी सोच बनाएं जिसके द्वारा हम अपने मुद्दों पे काम कर सकें। तकरीबन 30 साल का आपका एक्सपीरियंस है सोशल वर्क में, वीमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए काम करती है, मानवाधिकार के लिए काम करती है। आपने कुछ देखा क्या कि चीज़ें बदल रही हैं या फिर चुनौतियां बढ़ रही हैं? चीज़ें बदल भी रही है, चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे तो चुनौतियां और आएंगी आपके सामने। और हमारे जो 3 समुदाय हैं जिनकी ये लड़कियां यहाँ पर है, दलित, आदिवासी और मुसलमान, इन तीनों समुदायों के लिए चुनौतियाँ बढ़ी है क्योंकि उनमें जागरूकता बढ़ रही है। और उसमें हमारी जो महिलाएं हैं इस कम्युनिटी से, इनके लिए और ज़्यादा चुनौतियां बढ़ी हैं, क्योंकि उनके साथ जो दोहरा तिहरा शोषण हो रहा है या असमानता है, उसका सामना करते हुए ये महिलाएं जब बाहर निकलती हैं तो सबसे पहले उनका परिवार, फिर उनका समुदाय, उनके संगठन, उनका मूवमेंट और ये जो पूरा तंत्र है, सरकारी तंत्र, उनका उन्हें सामना करना पड़ता है और बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये तकरीबन 4 स्टेट से तकरीबन हमने 30 लोगों से बात की, 30 महिलाओं से, जिन्होंने अलग अलग जो क्षेत्र की हैं और अपनी तमाम बातें बताई। सवाल मीडिया पे खड़े हुए हैं, सवाल पुलिस पे खड़े हुए हैं, सवाल इस पूरे सिस्टम पे खड़ा हुआ कि जब तक ये सिस्टम साथ नहीं आता तब तक लड़ाई मुश्किल है। लेकिन ये लड़ रही हैं, ज़मीन पे लड़ रही हैं और अपने तरीके से इस समाज को, समाज की महिलाओं की स्थिति को, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। दलित दस्तक की तरफ से इन सबको सलाम है। और मैं भी अपील करूंगा, हम भी अपील करते हैं कि मीडिया, ख़ासतौर पे मीडिया और पुलिस, जब भी इस तरीके के मामले आते हैं तब तक उसको मानवीय आधार पर नहीं देखेंगे, तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी।
कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।